माय डियर फ्रेंड्स, आज हम इंग्लिश में कंजक्शंस के यूज और कुछ रूल उसके पढ़ेंगे। तो आइए स्टडी करते हैं कंजक्शन को। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट कुछ यूजेज हैं, जैसे ये आल्दो एंड दो का प्रयोग। जैसा कि आपने सुन रखा होगा कि आल्दो एंड दो, इन दोनों की मीनिंग होती है यद्यपि। क्या होती है? यद्यपि। हमेशा आपको याद रखना है कि आल्दो के बाद हमेशा क्या लगता है? कॉमा। एंड दो के साथ क्या लगता है? येट। येट मीन्स फिर भी। आल्दो मीन्स होती है यद्यपि, दो मीन्स यद्यपि, और येट मीन्स फिर भी। ठीक है। आल्दो, यद्यपि, सी इज पुअर, यद्यपि वह गरीब है, फिर भी सी इज ऑनेस्ट, फिर भी वह ईमानदार है। जब दो क्लॉज को ऐड करेंगे, एक तो हो गया ये क्लॉज और एक हो गया ये क्लॉज, जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर कॉमा का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आल्दो का प्रयोग हुआ है। आल्दो के साथ हमने लिख चुके हैं कि कॉमा का प्रयोग करते हैं, और दो के साथ येट का प्रयोग करते हैं। जैसे नीचे वाले एक सेंटेंस में लिखा हुआ है, दो सी इज पुअर, यद्यपि वह गरीब है, फिर भी सी इज ऑनेस्ट, फिर भी वह ईमानदार है। सेंटेंस दोनों एक जैसे हैं, केवल दो और आल्दो का डिफरेंस है। तो जब दो का प्रयोग हो तो आपको क्या यूज करना है? येट। और येट का प्रयोग कहाँ करेंगे या कॉमा का प्रयोग कहाँ करेंगे? जब दो क्लॉज को जहाँ पर उनका ज्वाइंट पॉइंट हो, ठीक है, मीटिंग पॉइंट हो दोनों क्लॉज का, वहाँ पर आपको येट का प्रयोग करना है। तो आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से, आल्दो के साथ कॉमा, दो के साथ येट। चलिए आगे, अगला प्रयोग है। बाद में हम आपको पूरे एक्सरसाइज भी सॉल्व करवाएंगे, पहले इसके कंजक्शंस के रूल देख लेते हैं। ठीक है। बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। शुरू से अंत तक पूरा वीडियो ज़रूर देखें दोस्तों। देखिए, अगला यूज है, लिस्ट के साथ हमेशा शुड का प्रयोग करते हैं। लिस्ट का अर्थ होता है सो दैट नॉट, ताकि आगे चल के ना का प्रयोग। जैसे हम हिंदी में कहते हैं, काम बहुत, वर्क हार्ड, मतलब बहुत परिश्रम करो, बहुत परिश्रम करो ताकि कहीं तुम फेल ना हो जाओ। इस तरह का जब वाक्य आता है, यानी ताकि का प्रयोग भी हुआ और ना का भी प्रयोग हुआ, तो सो दैट नॉट लिस्ट का मीन्स होता है। तो एक सेंटेंस लेते हैं, वॉक स्लोवली, धीरे से चलो, कहीं लीस्ट यू शुड फेल, कहीं तुम फेल ना हो जाओ। तो लीस्ट के साथ में शुड का प्रयोग तो होना ही है, और ये शुड कहाँ लगेगा? ये है हेल्पिंग वर्ब, तो ये सब्जेक्ट के बाद लगेगी, ये तो क्लियर है। और लिस्ट का प्रयोग कहाँ होगा? जब दो सेंटेंस को हम जोड़ते हैं, एक ये सेंटेंस हुआ और एक ये सेंटेंस हुआ, यू शुड फेल, उन दोनों का जो ज्वाइंट पॉइंट होता है, वहाँ पर हम लिस्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक है। वॉक स्लोवली, धीरे चलो, कहीं तुम फेल ना हो जाओ, लिस्ट यू शुड फेल। ठीक है। इसके बाद है वर्क हार्ड, कठिन काम करो, लिस्ट यू शुड फेल, सॉरी, ये जो ऊपर का वाक्य था, वॉक स्लोवली, धीरे धीरे चलो, लिस्ट यू शुड फॉल है, ये कहीं तुम गिर ना जाओ। ठीक है। नीचे का वाक्य है, वर्क हार्ड, कठिन काम करो, लिस्ट यू शुड फेल, कहीं आप फेल ना हो जाओ। अगला सेंटेंस अगला यूज देखिए, नो सूनर। नो सूनर का मतलब होता है ज्यों ही। इसके साथ हमेशा देन का प्रयोग करते हैं, THAN, THEN का प्रयोग नहीं करते, THAN का प्रयोग करते हैं, देन। देन का मतलब त्यों ही, ज्यों ही और त्यों ही, ये होता है नो सूनर और देन का प्रयोग। तो नो सूनर के साथ हमेशा देन का प्रयोग करते हैं, ये तो क्लियर है। नो सूनर देन, रट लीजिए इसको, नो सूनर देन का प्रयोग इनका एक साथ करते हैं। इसके बाद है, देखिए कब कब करते हैं, जैसे पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस हो, नो सूनर के साथ डिड लगाते हैं, और डिड के बाद फिर सब्जेक्ट लगाते हैं। यानी कि नो सूनर का प्रयोग क्वेश्चन
वर्ड के रूप में, क्यू वर्ड के रूप में ही होता है। नो सूनर डिड सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डिड लग चुका है तो फर्स्ट फॉर्म तो लगेगी ही, फिर है देन और फिर अन क्लाज। ठीक है, दो क्लाजों को जब हम जोड़ेंगे तो वहीं पर ये देन का प्रयोग करेंगे। अब देखिए, और नो सूनर दूसरे वाक्य में इस प्रकार से भी आ सकता है, नो सूनर हैड, और हैड के बाद पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट, ये दो वाक्य में नो सूनर और देन का प्रयोग होगा। ठीक है, ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट, ये हो गया पास्ट परफेक्ट। ठीक है, फिर हैड के बाद सब्जेक्ट लगेगा सहायक क्रिया के बाद, और फिर V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, फिर देन और फिर अन क्लाज। अब एग्जाम्पल से आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है, यानी नो सूनर के साथ डिड और हैड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे नो सूनर लिखा हुआ है, नो सूनर डिड सी इंटर इनटू द क्लास, ज्यों ही वह कक्षा में घुसी, ज्यों ही वह कक्षा में प्रवेश किया। नो सूनर के बाद हमेशा बताया था, नो सूनर का प्रयोग क्यू वर्ड के रूप में करते हैं, क्वेश्चन वर्ड के रूप में करते हैं। तो नो सूनर डिड सी इंटर इनटू द क्लास, ज्यों ही वह कक्षा में प्रवेश किया, त्यों ही, देन मीन्स त्यों ही, द चिल्ड्रन स्टूड अप, बच्चे खड़े हो गए। ओके, दो वाक्यों को जोड़ने में ये देन का प्रयोग करेंगे। तो नो सूनर देन, और नो सूनर मीन्स ज्यों ही, देन मीन्स त्यों ही। इसके बाद देखिए अगला है, अगला एक हैड का प्रयोग लेते हैं। ये हैड का यूज दिया हुआ है कि नो सूनर के साथ हैड लगाते हैं, और हैड के बाद सी कर्ता लगाएंगे, और सी इंटर्ड इनटू द क्लास, ज्यों ही वह कक्षा में प्रवेश किया था। जैसे ज्यों ही वह कक्षा में प्रवेश कर चुकी थी, त्यों ही बच्चे खड़े हो गए। ठीक है, देन द चिल्ड्रन स्टूड अप, मतलब डिड और हैड दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इनके तुरंत बाद याद रखिएगा सब्जेक्ट लगेगा, और इनके तुरंत पहले नो सूनर का प्रयोग होगा। यानी कि जैसे क्वेश्चन वाले वर्ड आते हैं, व्हेन, हु, वेयर, इनका प्रयोग जब करते हैं तो इनके तुरंत बाद क्या लगाते हैं आप, हेल्पिंग वर्ब, फिर बाद में आप सब्जेक्ट रखते हो, तो उसी प्रकार से, और फिर इसके बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म रखते हो। इतना याद रखना है आपको कि इस जहाँ पर डिड का प्रयोग हो रहा है वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, जहाँ पर हैड का प्रयोग हो रहा है वहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। इतना थोड़ा सा याद रखिएगा। और वर्ब का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के बाद करेंगे, ये सब्जेक्ट के जस्ट बाद, सब्जेक्ट के जस्ट बाद। ओके, मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब अगला देखते हैं, बोथ के साथ हमेशा एंड का प्रयोग करते हैं। बोथ के साथ किसका प्रयोग करते हैं, एंड का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं कैसे करते हैं। बोथ मीन्स होता है दोनों, एंड का प्रयोग करते हैं, और हमेशा वर्ब कैसी आती है, हाँ देखिए जैसे ये है, मान लीजिए बोथ राम एंड लक्ष्मण, इसके बाद में अगर वर्ब आ रही है बोथ के बाद, तो यहाँ पर दो हो गया, दोनों राम और लक्ष्मण आ चुके हैं तो हैव कम। ठीक है, लेकिन अगर एक हो, जैसे सीता इज बोथ इंटेलिजेंट एंड लेबोरियस, सीता है बोथ दोनों बुद्धिमान और लेबोरियस परिश्रमी, यानी वो बोथ का प्रयोग किसके लिए हुआ है, इंटेलिजेंट और लेबोरियस के लिए। तो सीता बुद्धिमान और परिश्रमी दोनों है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, यहाँ पर देखिए सीता के बाद इज का प्रयोग हुआ है, एक वचन वर्ब का, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब बोथ सबसे पहले शुरू में ही आ जाए तो आप वर्ब प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, वरना सिंगुलर का। चलिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, सारे इस चैनल में आपको पूरी इंग्लिश बहुत ही सरल तरीके से पढ़ाई जाएगी। जैसा कि देखिए, अनटिल और अनलेस का प्रयोग बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको तो आप बिल्कुल घोल के पी जाइए। अनटिल मीन्स होता है जब तक ना, अनलेस यदि नहीं, याद रखना है आपको। अनटिल, टिल मीन्स तक, जब तक,
और अनलेस यदि नहीं। तो अनटिल और अनलेस के साथ नॉट का प्रयोग नहीं करते, ये तो पहली बात आप समझ लीजिए कि नॉट का प्रयोग नहीं होगा। इसके बाद अनलेस मीन्स होता क्या है, अनलेस का प्रयोग करते हैं किसी कंडीशन में या शर्त हो, शर्त की बात हो। और अनटिल का प्रयोग कहाँ करते हैं, जहाँ टाइम की बात हो, समय की बात हो। चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल से, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अनलेस माने जहाँ शर्त लगी हो, और अनटिल जहाँ टाइम का प्रयोग हो। जैसा कि अनटिल और अनलेस के बाद, जस्ट बाद एफर्मेटिव क्लॉज का प्रयोग होता है, यानी साधारण वाक्यों का प्रयोग होता है जहाँ पर भी अनटिल और अनलेस जुड़ा होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, जहाँ पर भी, इसका मतलब होता है कि या तो पहले या बाद, शुरुआत में या बाद में, जहाँ पर भी अनलेस और अनटिल का प्रयोग होगा तो उसका जो वाक्य बनेगा जिसके साथ वो जुड़ा है, वो जो वाक्य बनेगा वो एफर्मेटिव में बनेगा, क्योंकि नेगेटिव कर नहीं सकते, क्योंकि अनलेस और अनटिल दोनों में नॉट छिपा हुआ है। ठीक है, अब देखिए अनटिल, एग्जाम्पल देखिए, अनटिल राम कम्स, जब तक राम नहीं आ जाता, जब तक राम नहीं आ जाता। ठीक है, वी विल स्टे हेयर, हम यहाँ ठहरे रहेंगे, हम यहाँ ठहरेंगे जब तक राम नहीं आ जाता। अब देखिए नहीं आया इसमें, लेकिन नहीं, जब तक नहीं, अनटिल माने होता ही है जब तक नहीं, जब तक राम नहीं आ जाता वी विल स्टे हेयर। ठीक है, तो देखिए ये वाला एफर्मेटिव सेंटेंस में बनाया आपने, साधारण में, निगेटिव में नहीं बनाया। सही है। अब देखते हैं आगे, अनलेस सोहन हेल्प्स। अनलेस मीन्स होता है जब शर्त की बात हो, अनलेस मीन्स होता है आपका यदि नहीं, यदि सोहन सहायता नहीं करता है। कोई ज़रूरी नहीं कि यदि नहीं एक साथ आए, अलग अलग भी आ सकते हैं, थोड़ा गैप पे। यदि सोहन सहायता नहीं करता, यदि सोहन सहायता नहीं करता तो आई कैन नॉट सक्सीड, मैं सफल नहीं हो सकता। ठीक है, यदि सोहन सहायता नहीं करता है तो मैं सफल नहीं हो सकता हूँ, ये है इसका मतलब। ठीक है, तो ये हमेशा प्रेजेंट में प्रयोग होगा। अब देखिए अगला है, आई शैल वेट हेयर, मैं यहाँ इंतज़ार करूँगा। माई वाइफ कम्स, जब तक मेरी पत्नी नहीं आ जाती। तो इसका मतलब यहाँ क्या प्रयोग होगा, अनटिल का, क्योंकि जब तक नहीं ये शब्द आया ना। ठीक है, अब अगला देखते हैं, ही डज नॉट कम हेयर, वह यहाँ नहीं आता, वह यहाँ नहीं आता। और अनलेस माने क्या होता है, अनलेस माने यदि नहीं, इसका मतलब होता है कि वह यहाँ नहीं आता है अनलेस ही नीड्स वाटर, जब तक कि उसको पानी की आवश्यकता ना हो, वह यहाँ नहीं आता है यदि उसको, जब तक उसको जो है पानी की आवश्यकता ना हो। तो यहाँ पर एक शर्त लगी हुई है, वह यहाँ नहीं आता। समझ रहे हैं ना बात को, यदि उसको पानी की ज़रूरत ना हो, यदि नहीं, ये होता है जब तक। टिल का प्रयोग, टिल की मीनिंग होती है जब तक, और अनलेस की मीनिंग होती है अनलेस की मीनिंग होती है यदि नहीं। आगे देखिए, तो अनलेस का प्रयोग शर्त में, कंडीशन में, और अनटिल का प्रयोग टाइम में। ठीक है, आगे देखिए, हार्डली एंड स्कार्सली, इसका मतलब होता है मुश्किल से। इनके बाद व्हेन, बिफोर का प्रयोग करते हैं, इसका मतलब होता है कि, मुश्किल से कि। जैसे हार्डली, हैड आई लेफ्ट द क्लासरूम, हैड आई लेफ्ट द क्लासरूम, लेफ्ट का प्रयोग इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ हैड है, थर्ड फॉर्म। व्हेन द चिल्ड्रन मेड ए नॉइज,
व्हेन द चिल्ड्रन मेड ए नॉइज। इसका मतलब है मुश्किल से मैंने कमरा छोड़ा ही था, मुश्किल से मैंने कमरा छोड़ा ही था कि बच्चे शोर मचाने लगे। द चिल्ड्रन मेड ए नॉइज। ठीक है, अब आपको ये ध्यान देना है कि ये जो पहला वाला वाक्य है हार्डली और स्कार्सली, इन दोनों के जस्ट बाद हैड का प्रयोग होगा। ठीक, सहायक क्रिया इसी तरह से क्वेश्चन वर्ड के रूप में हार्डली और स्कार्सली का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर अगर लिखा होता वेयर व्हाट तो इसके तुरंत बाद सहायक क्रिया लगाते कि नहीं, वैसे ही इनका प्रयोग होगा हैड, और फिर इसके बाद आएगा कर्ता, और फिर कर्ता के बाद आएगा वर्ब, सब्जेक्ट के बाद वर्ब। अब देखिए दो क्लॉज हमने जोड़े थे, चिल्ड्रन मेड ए नॉइज, तो इन दोनों के बीच में व्हेन का प्रयोग होगा। ठीक है, स्कार्सली हैड रीता गॉन, मुश्किल से रीता गई थी, मुश्किल से रीता गई थी कि उसके पिता उसको मिल गए। सी मेट हिज फादर, कि उसको उसके पिता मिल गए। समझ रहे हैं बात को? तो हार्डली और स्कार्सली इन दोनों के साथ में किसका प्रयोग होता है? व्हेन या बिफोर का। हार्डली स्कार्सली मीन्स होता है मुश्किल से, और व्हेन या बिफोर मीन्स की। चलिए अगला देखिए, नॉट ओनली बट आल्सो। नॉट ओनली बट आल्सो या बट, या तो एक साथ बट आल्सो होगा या नहीं होगा बट आल्सो, तो फिर क्या होगा? बट होगा। अब देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। नॉट ओनली सी, नॉट ओनली सी, ना केवल वह, बट ऑल्सो माने बल्कि, और नॉट ओनली माने ना केवल वह बल्कि आई हैव टू गो देयर, मैं वहाँ जा चुका हूँ। ना केवल वह बल्कि मैं वहाँ जा चुका हूँ। समझ रहे हैं बात को? यानी कि नॉट ओनली और बट आल्सो के बीच में सब्जेक्ट का प्रयोग होगा। ना केवल वह बल्कि मैं भी वहाँ जा चुका हूँ। अब ध्यान रखिएगा, जो सहायक क्रिया लगेगी, जो सहायक क्रिया लगेगी वो, अब देखिए यहाँ दो कर्ता हैं, सी भी है और आई भी है, सी और आई। अब सी को देख के आप हेल्पिंग वर्ब लगाओगे कि आई को देख के? तो आपको हेल्पिंग वर्ब वही लगानी है जो हेल्पिंग वर्ब के नज़दीक में जो सब्जेक्ट हो। इसके नज़दीक में आई है तो आई को देख करके आप यहाँ हैव लगाएंगे। ठीक है, यानी कि नज़दीक वाले सब्जेक्ट को देख करके ही हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। नॉट ओनली आई बट ऑल, बट का प्रयोग है केवल, देखिए केवल बट का प्रयोग, और नॉट ओनली। ठीक है, अब दो कर्ता यहाँ पर कौन से हैं? एक तो आई है और दूसरा है ऑल माई ब्रदर्स, एक ये है कर्ता। ठीक है, एक आई है और एक ऑल माई ब्रदर्स है, दो कर्ता हैं यहाँ पर, ऑल माई ब्रदर्स। चलिए, ना केवल मैं बल्कि मेरे सभी भाई, वेयर प्रेजेंट देयर, वेयर प्रेजेंट देयर, वहाँ उपस्थित थे। तो वेयर का हमने प्रयोग क्यों किया? प्लूरल जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमने क्यों लगाई? इसलिए लगाई क्योंकि इसके नज़दीक में प्लूरल सब्जेक्ट है, ऑल माई फ्रेंड्स, उसको देख करके हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ यू।